का मन करता है, नाइट स्वेटिंग, रात में बहुत ज्यादा पसीना आता है, हेडेक, सर में दर्द रहता है। और अगर बेटा बहुत सीवियर केस हो जाए मलेरिया का, तो उस केस में क्या होती हैं, आरबीसी जो होती हैं वो ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से कौन सा एनीमिया हो जाता है, बोलो? हीमोलाइटिक अमीनिया। हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है। तो जब किसी को बेटा मलेरिया हो जाता है तो हम कौन सी ड्रग या मेडिसिन देते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं क्विनीन। कौन सी मेडिसिन देते हैं? क्विनीन। ये मतलब फेमस ड्रग है जो वो किससे ऑब्टेन की जाती है, कौन बताएगा? किससे ऑब्टेन की जाती है क्विनीन? हेलो? बार्क ऑफ सिंचोना ट्री। बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। कौन से बार्क से बताओ? सिनकोना ट्री। हाँ, बार्क ऑफ सिनकोना ट्री से ही ऑब्टेन की जाती है। सेकंड जो ड्रग है, चॉइस ऑफ ड्रग जो है मलेरिया के लिए, वो है कैमोक्विन, और थर्ड का नाम है क्विनोक्राइन। तो तीन मेडिसिन आप लोगों ने यहाँ पढ़ी। क्विनीन जो कि मोस्ट, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, सेकंड नंबर पे कैमोक्विन, और थर्ड का नाम क्या है, क्विनोक्राइन। तीनों ड्रग का नाम बताओ जल्दी से। क्विनीन, कीमोक्वाइन, कैमोक्वाइन नहीं, कैमोक्विन। कैमोक्विन कैमोक्विन। और क्विनोक्राइन। क्लियर है? याद कर लेंगे सब लोग। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया कितने टाइप का होता है। तो बेटा सबसे पहला जो मलेरिया होता है वो होता है बेनाइन टर्सियन मलेरिया। पूरा नाम क्या है इसका? बेनाइन, BENIGN। यहाँ पे इसने एन लिखना भूल गया बच्चा। बेनाइन टर्सियन मलेरिया। कौन सा मलेरिया होता है? बेनाइन टर्शरी मलेरिया। हाँ, इन्हें टर्सरी लिखा, टर्सियन होता है, बेनाइन टर्सियन मलेरिया, या इसको बोलते हैं वाइवॉक्स मलेरिया। ठीक है। इस वाइवॉक्स मलेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पैथोजन है बेटा, जिससे इसकी ये बीमारी कॉज होती है, उस बीमारी का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो बेटा देखो, प्लाज्मोडियम की एक स्पेसीज नहीं होती, एक से ज्यादा स्पेसीज होती हैं, अलग अलग तरीके का प्लाज्मोडियम स्पेसीज होती हैं। तो जैसी स्पेसीज होगी उसी टाइप का मलेरिया होगा। तो बताओ, अगर आपसे पूछें बेनाइन टर्सियन मलेरिया किस पैथोजन की वजह से होता है, किस पे टिक लगाएंगे? PYVX। हैं? प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम। वाइवैक्स। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है बेटा? 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आप लोगों को बताया था। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कि जब मच्छर ने काटा और काटने के बाद जब पहला सिम्टम आएगा, उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। हाँ, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है। और रिकरेंट पीरियड क्या है इसका? 48 आवर्स। रिकरेंट पीरियड क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, बुखार चढ़ना और बुखार के उतरने का बीच का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं रिकरेंट पीरियड। तो हर 48 आवर्स बाद इसको बुखार चढ़ेगा। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, दिखा भी है यहाँ। टाइम बिटवीन हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, डेट इज कॉल्ड रिकरेंट पीरियड। क्या कहते हैं उसको, बोलो? हाँ। अगला है साइजोंट एंड गैमेटोसाइट। याद आया आप लोगों को? साइजोंट याद आ रहा है, और गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट इन्फेक्टिव स्टेज थी मलेरिया उसके लिए, मॉस्किटो के लिए। अरे याद आ रहा है, जिसको गैमोट भी कहा था। यस सर। ठीक है। तो इस बीमारी का, इसमें बेनाइन टर्सियन मलेरिया के अंदर साइजोन और गैमेटोसाइट का जो साइज होता है ना, वो आरबीसी से भी बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? हाँ। और दूसरी बात बेटा, जो साइजोन और गैमेटोसाइट हैं वो यहाँ पर चूंकि साइज में बढ़ जाते हैं, तो आरबीसी का साइज भी क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। तो देखो लिखा है साइजोन एंड गैमेटोसाइट मेक एथ्रोसाइट्स वेरी लार्ज। यानी कि आरबीसी सेल्स को क्या कर देता है? लार्ज। हाँ, वेरी लार्ज, बड़ा कर देता है। ठीक है। अच्छा, इट्स हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स आर, देखो सभी मलेरिया के अंदर हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स का जो कलर होता है अलग होता है। तो इट्स हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स आर लाइट ब्राउन। कैसे कलर का होता है हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स? बोलते जाओ बेटा, देर से मत बोला करो। हाँ, यस, लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन। ठीक है। और इसके जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? राउंड इन शेप होते हैं, एंड लार्जर देन ब्लड कार्पल्स, यानी कि आरबीसी से बड़े होते हैं। मैंने आपको भी बताया था। ठीक है। तो बिल्कुल याद कर लेना है, रट लेना है। कर लेंगे याद?
Yes, sir. चलिए, Yes. सेकंड जो मलेरिया है, जो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया, या इसको बोलते हैं सेरिबलर मलेरिया, या इसको बोलते हैं एस्टिवो ऑटोमनल मलेरिया, या इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर। 4 नाम है इसके। और ये इसलिए सबसे खतरनाक मलेरिया होता है क्योंकि ये हमारे ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन करता है। कहाँ इन्फेक्शन करता है? Brain के क्या बेटा, आवाज कट रही है क्या? यस सर, बीच थोड़ी थोड़ी। आवाज आ रही है आवाज? यस सर। हाँ, तो मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया का जो पैथोजन है, उस पैथोजन का नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। क्या नाम है बेटा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। हाँ, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 12 डेज का होता है, 12 दिन का होता है। और रिकरेंट पीरियड कितने टाइम का होता है? 48 आवर्स। याद कर लेंगे। Yes, और sir. अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस मलेरिया कौन सा है, तो आप टिक किस पे लगाएंगे? मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किस पे अटैक करता है? ब्रेन। पे Brain पर. तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज द मोस्ट डेंजरस मलेरिया बिकॉज इट अटैक ऑन द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इन इट सिग्नेट रिंग स्टेज इज absent। इसके अंदर सिग्नेट रिंग स्टेज जो होती है वो absent होती है। और बेटा इसका सिम्टम क्या होता है? मेरी बात को समझिए, इसका सिम्टम क्या होता है? देखो बेटा, ये क्या करता है, देखो जो ब्रेन को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो बेटा जब ब्रेन को ब्लड कैपिलरीज ब्लड सप्लाई करेंगी तभी तो ब्रेन की सेल्स को टिश्यू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये क्या करता है? ये क्या करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, यानी कि इस मलेरिया में क्या होता है, जो आरबीसी हैं, वो जो ब्रेन को ब्लड कैपिलरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उनके अंदर आरबीसी क्या होती हैं? क्लम्प हो जाती हैं, एक दूसरे से चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं। और जब ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या ब्रेन की सेल्स को या टिश्यू को न्यूट्रिशन, ब्लड या ऑक्सीजन मिलेगा? हाँ, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा? पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ब्रेन क्योंकि डैमेज हो जाएगा तो पर्सन की क्या हो जाएगी? डेथ। तो देखो वही लिखा है, कंटिन्यूअस फीवर बट इट्स कोर्स इज शॉर्टर। डेथ रेट ऑफ फैल्सीपैरम मलेरिया इज हाईएस्ट एज आरबीसी क्लम। क्लम का मतलब गुच्छे में, मतलब ग्रुप में इकट्ठी होकर चिपक जाती है। क्लम टुगेदर इनटू मास कॉजिंग ब्लॉकेज ऑफ ब्लड कैपिलरीज पर्टिकुलरली ऑफ द ब्रेन। कहाँ की ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है? ब्रेन की, जिसकी वजह से पर्सन को क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। हाँ, बोलो क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. अगला है signet ring shaped trophozoites are small and often two in one एथ्रोसाइट्स। देखो बेटा, जो ट्रोफोजॉइड स्टेज होती है, ठीक है, वो इसकी स्मॉल होती है। और एक आरबीसी के अंदर कितनी ट्रोफोजॉइड स्टेज होती हैं? ट्रोफोजॉइड होती हैं 2। ठीक है, याद करना है। इट हैज डार्क ब्राउन और ब्लैक हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स, यानी कि इसके अंदर जो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स का कलर है वो कैसा है? Dark brown और black. हाँ, और इसकी जो गैमेटोसाइट्स हैं, इट्स गैमेटोसाइट आर क्रीसेंट शेप्ड। कैसी शेप है? क्रीसेंट, यानी कि रिंग की तरह शेप होती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इन्फेक्शन कॉजेस ब्लैक वाटर फीवर, यानी कि पर्नीसियस मलेरिया in which there is mass destruction of RBC and breakdown product of hemoglobin passes into the urine giving the latter a blackish urine। मतलब क्या हुआ इसका? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का बेटा जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें आरबीसी सेल्स क्या होने लगती हैं? डेड होने लगती हैं। और वो आरबीसी सेल्स यूरिन के रास्ते पास होने लगती हैं। तो जब आरबीसी डेड हो जाती हैं तो उनका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक कलर। तो जब यूरिन के रास्ते वो पास होंगी तो यूरिन का कलर भी कैसा हो जाएगा? ब्लैक कलर। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लैक वाटर फीवर। क्या कहा जाता है? ब्लैक वाटर फीवर। हाँ, थर्ड जो मलेरिया का नाम है उसका नाम है क्वार्टन मलेरिया। थर्ड मलेरिया क्या नाम है? क्वार्टन मलेरिया।
हाँ, क्वार्टर मलेरिया जो होता है बेटा, इसका जो पैथोजन होता है वो है प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 27 से 30 डेज का होता है। और रिकरेंट पीरियड जो होता है इसका 72 आवर्स का होता है, ठीक है। और इसमें आरबीसी का साइज नहीं बढ़ता, आरबीसी आर नॉट एनलार्ज। इसमें आरबीसी का, बाकी सभी मलेरिया में आरबीसी का साइज बढ़ता है, लेकिन इस मलेरिया के अंदर आरबीसी का साइज नहीं बढ़ता। क्लियर है सब लोगों को? फाउंड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन बट इट इज नॉट वेरी वाइड स्प्रेड। यानी कि ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, या टेम्परेट जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, हर जगह पे ये मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी एनवायरनमेंट की वजह से ये इसका नंबर कम हो जाता है, नहीं, हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है। इट हैज डार्क ब्राउन हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। कैसे कलर का होते हैं हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स के अंदर, बताओ? डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन होता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, सब याद करने की चीजें हैं, ठीक है। इट्स गैमेटोसाइट आर राउंड, और इसके गैमेटोसाइट राउंड होते हैं बट स्मॉलर देन आरबीसी सेल्स। लेकिन आरबीसी सेल्स यानी कि ब्लड कैप्सूल से छोटे होते हैं। लेकिन अभी तक आप लोग देख रहे थे गैमेटोसाइट का जो साइज था वो आरबीसी से बड़ा था, लेकिन क्वार्टन मलेरिया में गैमेटोसाइट का जो साइज होता है वो आरबीसी से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर? चलिए, जो लास्ट अगला है क्वाटिडियन मलेरिया। कौन सा मलेरिया है, बोलो? क्वाटिडियन, QUOTIDIAN, क्वाटिडियन मलेरिया, ठीक है। इसका जो पैथोजन है बेटा, ये मिक्स इन्फेक्शन होता है, यानी कि प्लाज्मोडियम की एक स्पेसीज से नहीं होता, मोर देन वन स्पेसीज से होता है। किससे होता है ये? मोर देन वन स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 9 to 12 डेज का होता है, और रिकरेंट पीरियड 48 आवर्स का होता है। केवल इतनी बात आपको याद करनी है इसके अंदर। इसके बाद आता है माइल्ड टर्सियन मलेरिया, जिसको ओवेल मलेरिया भी कहते हैं। इसका पैथोजन प्लाज्मोडियम ओवेल है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 14 डेज है, रिकरेंट पीरियड इसका 48 आवर्स है। और ये ज्यादातर अफ्रीका वाले रीजन में मिलता है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा इसका इन्फेक्शन होता है, फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में होता है। और इसमें साइजोन और गैमेटोसाइट जो होते हैं वो एनलार्ज कर जाते हैं द इन्फेक्टेड आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के अंदर साइजोन और गैमेटोसाइट्स का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये था बेटा मलेरिया। क्या आपको मलेरिया पूरा क्लियर हो गया? लाइफ साइकिल, सिम्टम्स, टाइप्स सब क्लियर है? यस सर। याद कर लेंगे सब लोग, ठीक है? यस सर। तो बेटा मलेरिया जो थी पहली प्रोटोजोन डिसीज थी। सेकंड प्रोटोजोन डिसीज मैंने आपको कौन सी बताई थी? अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। कौन सी बताई थी, बोलो? अमीबियासिस। और दूसरा नाम क्या है? अमीबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री। बेटा अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियास जो होते हैं इसे हिंदी में कहते हैं पेचिस, पेचिस लगना। सुना है यूनो, पेचिस लगना सुना है आप लोगों ने हिंदी में? नो सर। नो सर। नहीं सुना है? अच्छा, पेचिस लगना बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। जब आप गाँव में जाओगे तो कहते हैं पेचिस लग गई इसको, है ना। पेचिस लगना मतलब लूज मोशन हो गए, ठीक है। तो वाटर लॉस ज्यादा होने लगता है, वॉमिटिंग ज्यादा होने लगती है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी से। तो इसके लिए जो बेटा रेस्पॉन्सिबल पैथोजन है उसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। बेटा ए से नहीं ई से होता है, ENT, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है? अमीबा हिस्टोलिटिका। हाँ, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो बेटा ए हटा देना, यहाँ पे ई कर दो, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और इसका जो एमओटी है, चूंकि बेटा मैंने आपको कहा था कि कोई भी इन्फेक्शन जब पेट के अंदर होता है तो किससे होगा? गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से? हाँ, तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से इसका इन्फेक्शन होता है। और बेटा इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो इन्फेक्टिव स्टेज का नाम है टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। क्या होती है बेटा? टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट। हाँ, या इसको बोलेंगे क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। क्वाड्री न्यूक्लिएट, टेट्रा को क्वाड्री क्वाड्री भी बोलते हैं, तो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं? टेट्रा मतलब 4, तो यानी कि 4 न्यूक्लियाई हैं विद 2 क्रोमेटेड बॉडीज। और साथ में कितनी क्रोमेटेड बॉडीज हैं? 2। हाँ, 2 क्रोमेटेड बॉडीज है, याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। और बेटा एंटमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर जो फूड का स्टोरेज होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी कि बेटा अमीबा के अंदर भी, एंटमीबा के अंदर भी जो फूड का स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन। और हमारे अंदर फूड का स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन।
हेलो, Yes, sir. हाँ बेटा लाइट चली गई थी। ठीक है, अब ये बात याद करनी है कि इन एंटोमीमा हिस्टोलिटिका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है, अब्सेंट होती है। अच्छा ये बता सकता है कोई बच्चा, आप लोगों ने बॉटनी पढ़ी होगी, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? अरे बोलो, आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो? मेरे बच्चों ऐसे नहीं सीख पाओगे आप। सर आप चुप रह के सीख जाओगे तो ये तो चीज गलत हो गई ना। तुम सीख पाओगे ऐसे? तुम जो कर रहे हो सही है ये? आप गलत आंसर दो, सही आंसर दो, लेकिन बोलना चाहिए। आप ऐसे चुप रह के, आप ऐसे लगते हो जैसे मतलब जैसे कुछ आता ही ना हो। आप लिटरली नीट की तैयारी कर रहे हो? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप टाइम पास कर रहे हो? अरे इतना तो बता दो। नीट की तैयारी। बस एक बच्चा बोलेगा। बेटा मुझे पता है शर्म आती है, बेटा मुझे शर्म आती है, मुझे अंदर से लिटरली शर्म आती है कि ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं इतने डरे हुए सहमे हुए, जिनको जो पढ़ नहीं रहे हैं, जिनको कोई आंसर देने से घबराहट हो रही है, तैयारी कर रहे हैं नीट की। नीट 2021 टारगेट है, एम्स। क्लैपिंग करूं मैं आपके लिए? अरे करूं क्या क्लैपिंग? अरे बोलो। बस यही तो आता है तुम लोगों को। एक कमजोर आदमी क्या कर सकता है? सिर्फ चुप ही रह सकता है। एक कमजोर आदमी चुप ही रह सकता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, बनो एक कमजोर इंसान, और मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम बोलोगे नहीं। ठीक है, और आप यकीन याद करोगे कि विकास सर थे जो बहुत अच्छे, हम लोग करा देते हमारा सिलेक्शन, लेकिन हमने तो उनसे इंटरेक्शन ही नहीं बना रहे थे। हम तो कोई बात नहीं, मत बोलो, चलो। केवल एक मूवी देखने आए हो ना आप, कहानी सुनने आए हो यहाँ पर, है ना? कि कुछ ही पढ़ा कर चला जाए इंसान? बोलो। नो सर। No, sir. No, sir. never. मैं पता नहीं आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। चुप वही इंसान रहता है जिसे कुछ नहीं आता या जिसे बहुत कुछ आता है। अब तुम लोग उंगली पकड़ लो, तुम्हारी कौन सी है? या तो तुम्हें बहुत कुछ आता है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है किसी से, या तुमको कुछ नहीं आता है। एक उंगली पकड़ लो कि कौन सी उंगली है आपकी। हाँ जी बताओ। देखो कोई नहीं बोलेगा। अरे कुछ शर्म अगर आई हो तो बोलो। यस सर। एक बच्चे को शर्म आई है बस। Yes, बाकी sir. Yes, अच्छा, sir. अरे बड़े लोगों को शर्म आ गई है, कमाल है, 4 बच्चों को शर्म आ गई है। अब बैठे बच्चे 32 हैं। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखो, टाइम पास नहीं करना है। अगर लाइफ में किसी चीज का प्रण ले लो कि हमें ये करना है तो करना है, एनी हाउ हमें उस चीज को करना है। और अगर नहीं लेना है ना प्रण, तो बोल दो कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं है घोड़े, हमें मत दौड़ाओ रेस में। बोल दो साफ। और अगर हो तो बेटा दौड़ो, इतना तेज दौड़ो कि पीछे मुड़कर मत देखो। चॉइस आपकी है, करियर आपका है, लाइफ आपकी है, रिगार्ड आपको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? क्या मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स को? सब कुछ तो मिलेगा आपको ही। अरे इस बात में तो हाँ या ना कर दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो Yes, क्यों नहीं आप लोगों की आत्मा जलती है अंदर से कि हमें कुछ करना है? क्यों नहीं जलती आत्मा आपकी? किस चीज का वेट कर रही है आपकी आत्मा? भगवान धरती पर उतर कर कहेंगे आपसे? अरे बोलो, किसका वेट कर रहे हो? किसी पूजा पाठ का वेट कर रहे हो कि कोई मंत्र पड़ेगा और सिलेक्शन हो जाएगा? No, या sir. या No, कोई sir. ऐसे No, ऐसे sir. वक्त का कि कोई मुहूर्त है कि हम इसी डेट से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई? बता दो बेटा, कभी दिमाग में कुछ ऐसा हो, मुहूर्त का ही टाइम हो कि हम इस डेट से स्टार्ट करेंगे? आप इसलिए लापरवाह हो चुके हो कि आपको ये लग रहा है कि जो एग्जाम है 1 अगस्त को शिफ्ट हो गया है। अगर यही एग्जाम 1 मई को हो रहा होता ना, तो आप इतना पढ़ रहे होते कि आपको होश नहीं आ रहा होता। क्योंकि हमारी आदत ही इंडियंस की खराब है। हमें जरा सा मौका मिलता है, जरा सा मौका मिलता है, हम देख लो लापरवाही की हद कर देते हैं। अभी देख लो कोरोना का क्या हाल हो चुका है।
महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है, हर जगह लॉकडाउन लगने लगे। क्यों? क्योंकि 28,000 केस आ रहे हैं, लोग मस्ती कर रहे हैं, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मास्क ही नहीं लगा रहा, सैनिटाइज, क्योंकि लापरवाही। सेम इसी तरीके से पढ़ाई में है। 1 अगस्त डेट हो गई तो लोग लापरवाह हो चुके हैं, भैया अब क्या पढ़ना, अब तो पढ़ लेंगे, हमें बहुत टाइम मिल गया। ये चीजें गलत है, ये चीजें तो गलत हैं। बात को समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस यस सर। यस सर। थोड़ी सी बातों को समझो, विकास सर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना? इस बात को समझो, उस चीज पे लगो। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट में, मैं यही नहीं कह रहा जूलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आप मुझसे शेयर करो, विकास सर यहाँ दिक्कत आ रही है, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे उसके लिए। लेकिन जब दिक्कत आएगी तभी तो उसका सोल्यूशन निकलेगा, दिक्कत ही ना आए जीवन में, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? बात को समझो, अपने आप को टाइम दो बेटा। दूसरे इंसान इतना बोल रहा है, देखो मैं इतना एनर्जेटिक आदमी नहीं हूँ, अभी इतनी सुबह सुबह जो है घर से आया हूँ, ठीक है, बहुत लंबी कार ड्राइव करी है, तो थका हुआ भी हूँ, मैं इतना नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं तुमसे इतना इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हारा करियर बन जाए, तो प्लीज फोकस करो अपने करियर पर। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम तो ऑर्डर भी नहीं दे रहे आपको, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ बना लो बेटा, बना लो। वैल्यू को समझो, समय को समझो, समय क्या है, समय बलवान है, और समय ये कहता है कि खूब पढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, अदरवाइज बहुत खराब लाइफ है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कहाँ जाएगी लाइफ। अब आप सोच लीजिए, डिसीजन आपका है, ठीक है ना? जोश से पढ़ाई होती है और होश से पढ़ाई होती है, ठीक है? जोश और होश दोनों होना चाहिए। एक थका हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता, थका हुआ आदमी तो सांस भी नहीं ले सकता। कुछ समझ में आ रहा है आपके, नहीं आ रहा है? यस सर। तो क्या सीखे यस आप जीवन सर। में, क्या सीख रहे हैं आप लोग, बताओ? कुछ प्रण लेंगे अपने आप से? यस सर। सब यस सर। सोचो बेटा, यस सोचो, सर। ठीक है ना? यस चलिए, सर। अगला है बेटा, जो एंटमीबा, एंटमीबा प्रोटिस्टा में पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं प्रोटिस्टा अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, ये तो प्रोटोजोआ तो पढ़ा होगा, प्रोटिस्टा तो उसमें एंटमीबा आता है। तो एंटमीबा के अंदर कॉन्ट्रेटाइल वैक्यूल एब्सेंट होती है ना, कॉन्ट्रेटाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। पता नहीं सुना है नहीं सुना है? ऑस्मो रेगुलेशन समझते हो? यू नो सुना है ऑस्मो सर। यस यस सर। सर। ऑस्मो रेगुलेशन का मीनिंग क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ वाटर। पता है मुझे ना यस सर। डर, यस सर। मुझे डर यस। लगता है कि मैं कोई ऐसा वर्ड यूज ना करूं कि तुमने सुना ना हो, तुम्हें ये लगने लगे कि हमने तो पढ़ाई नहीं करी। मैं तुमको डिप्रेस नहीं करना चाहता लिटरली, इसलिए मैं सोच के बोलता हूँ सर। कि कोई ऐसा वर्ड यूज ना करूं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ये एहसास हो जाए कि हमने पढ़ाई नहीं करी, डिप्रेशन में चले जाओ। क्योंकि डिप्रेशन जल्दी आ जाता है तुम में, पढ़ाई हो या ना हो, डिप्रेशन बहुत जल्दी आएगा, ठीक है? इसलिए बचा के निकालना पड़ता है। वरना ऐसे ऐसे टर्म्स है ना कि अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में आपस में बात करें ना, उसका मजा अलग ही है। चलिए, अगला है, इट इज मोनोपोडियल। मोनोपोडियल का मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और पोडियल का मतलब स्यूडोपोडिया, यानी कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर कितने स्यूडोपोडिया होते हैं? वन। वन। वन, वन। वन। और बेटा इसके अंदर 2 इन्फेक्टिव स्टेज होती हैं, यानी कि 2 फॉर्म होती हैं इसकी, एक होती है मैग्ना फॉर्म और एक होता है माइनूटा फॉर्म। बेटा देखो, जिस बच्चे के नोट्स है ना, वो मैं आपको बताऊं, वो 1 नंबर का गधा लड़का था, बच्चा था, मैं सच बता रहा हूँ। इतनी स्पेलिंग में मिस्टेक है ना कि अब पता लग रहा है कि किस हद तक स्पेलिंग में मिस्टेक। एक आरएम स्टूडेंट इतनी, जबकि बोर्ड पे लिखवा रहा था मैं, तब भी इतनी स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, और ये डॉक्टर बनना आया था। ये बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, मुझे बहुत, मैं बोल ही देता हूँ, ठीक है? बेटा माइनोटा की स्पेलिंग MY नहीं होती, MI होती है। क्या होती है? MINUTA। हाँ बेटा देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बच्चे इतने ना, बच्चों में पता नहीं कहाँ से डॉक्टर बनने का सपना देख लेते हैं, राइटिंग तक नहीं लिख पाते, सही से लिख नहीं पाते। मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात को लेकर। 1 मिनट जरा मैं लिख के दिखा देता हूँ, आप लोग स्पेलिंग ठीक कर लो।
हाँ बेटा, देखो दो फॉर्म मैंने बताई थी। पहली फॉर्म का नाम क्या था? मेगना फॉर्म। और दूसरी फॉर्म का क्या नाम था बेटा, जल्दी बोलो। माइन्यूटा फॉर्म। माइनोटा। दो फॉर्म हो गई ना, एक हो गई मेगना फॉर्म और एक माइनोटा फॉर्म। अपनी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, ठीक है? स्पेलिंग प्लीज गलत मत कीजिएगा। क्लियर है? आगे चलें? ठीक है, तो यहाँ पे एम आई करना है आप लोगों को। तो बेटा जो मैग्ना फॉर्म होती है ये पैथोजेनिक फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक फॉर्म है, ये डिसीज कॉज करती है। लेकिन माइन्यूटा फॉर्म डिसीज कॉज नहीं करती, ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म होती है। क्लियर है? पैथोजेनिक फॉर्म वो होती है जो डिसीज कॉज करती है, और नॉन पैथोजेनिक फॉर्म वो होगी जो डिसीज कॉज नहीं करेगी। तो बेटा जो मैग्ना फॉर्म है ये कहाँ मिलती है? मैग्ना फॉर्म मिलती है फाउंड इन म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन विच कॉजेज अल्सर, जिसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं। इंटेस्टाइन में क्या हो जाते हैं? अल्सर। अल्सर। तो अगर अगर आपसे पूछे कि मैग्ना फॉर्म कहाँ मिलती है तो आप कहाँ बताएंगे? म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन। हाँ। और माइन्यूटा फॉर्म कहाँ मिलती है? ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। हाँ, और ल्यूमन क्या होती है? जो अंदर कैविटी होती है, इंटेस्टाइन की जो कैविटी है उसके अंदर मिलती है माइन्यूटा फॉर्म। क्लियर सब लोगों को? और बेटा इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, अदर सिम्टम क्या होते हैं कि जब इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। किसकी दिक्कत रहती है? कॉन्स्टिपेशन। हाँ। एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि पेट में दर्द रहता है। क्रैम्प्स रहते हैं पेट के अंदर। स्टूल पास होती है विद म्यूकस एंड ब्लड। स्टूल के साथ म्यूकस भी पास होता है, झाग से आते हैं, और ब्लड आता है काफी सारा, है ना? और ऐसे पेशेंट को नोजिया यानी कि जी खराब रहता है, और वॉमिटिंग की दिक्कत रहती है, बार बार वॉमिटिंग जाती है। क्लियर? तो इसके लिए ट्रीटमेंट कौन सा यूज करते हैं, कोई बता सकता है? इसके लिए मेट्रोजिल देते हैं, और इसके लिए फ्लैजिल ड्रग का यूज करते हैं। कौन कौन से ड्रग का यूज करते हैं? मेट्रोजियल और फ्लैजिल। हाँ, मेट्रोजिल का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेडिसिन का नहीं सुना? मेट्रो सुना है। अरे किसी ने सुना होगा, मेट्रोजिल तो बहुत फेमस ड्रग है, पेट के लिए दी जाती है। मेट्रोजिल, फ्लैजिल, निमुसुलाइड, ये ड्रग ही नहीं यूज करते। मेफ्टाल स्पास, नाम नहीं सुना? मेफ्टाल स्पास भी नहीं सुना? सर ये तो सुना है। ये सुना है सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो ये जो क्रैम्प्स होते हैं उनके लिए होती है मेफ्टाल स्पास। चलिए, तो बेटा इस तरीके से प्रोटोजोन डिसीज दो हमने पढ़ ली, एक मलेरिया और एक अमीबियासिस। अब आती है हेलमिंथीज डिसीज। कौन सी डिसीज आती है? हाँ, हेलमिंथीज डिसीज। तो हेलमिंथीज डिसीज में सबसे पहले हैंड डाल दीजिए एस्केरियासिस। हैंड डाल दीजिए एस्केरियासिस। कौन सी डिसीज? एस्केरियासिस। ठीक है, तो एस्केरियासिस में लिख लीजिए। एस्केरियासिस डिसीज जो होती है वो किससे होती है, कोई बताएगा? कौन से एस्केलमेंथीज से होती है? हाँ, तो एस्केरिया से हैंड डाल दीजिए। इसके लिए हैंड डालिए पैथोजन। पैथोजन कौन है इसका, लिख दीजिए एस्केरिस। ठीक है, और ये क्या है? मोनोजेनेटिक पैरासाइट। कैसा पैरासाइट है बताओ? मोनोजेनेटिक पैरासाइट। यानी कि इसका जो होस्ट होगा वो कैसा होगा? सिंगल होस्ट होगा। और सिंगल होस्ट कौन होगा बेटा इसका? मैन। कौन है इसका सिंगल होस्ट, जल्दी से बताओ? मैन। चलिए, हेलिनालिया एमोटी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो बेटा बताओ, पेट में जो इन्फेक्शन होता है वो किससे होता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। हाँ तो लिख दो, हाँ तो लिख दो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जो इन्फेक्शन होगा इसका वो किससे होगा? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होगा। डाल दीजिए हेडिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, चलिए हैंड डाल दीजिए सिम्टम्स। इस बीमारी में क्या होता है, सिम्टम्स लिखिए। पहला सिम्टम लिखिए, इसमें क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग।
इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि अंदर चूंकि ये क्या कर देगा, छोटे छोटे घाव बना देगा इंटेस्टाइन को, क्या कर देगा, कुतर देगा, एक तरह से हिंदी में समझ सकते हैं, कुतर देगा यानी अल्सर्स बना देगा, जिसकी वजह से अंदर की तरफ क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। सेकंड लिखिए, मस्कुलर पेन, इसकी वजह से मस्कुलर पेन होता है, ठीक है, फीवर, बुखार आता है, एनीमिया, एनीमिया हो सकता है, आरबीसी को ये ब्रेक करता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। अरे क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ एस्केरियासिस का, उससे आपको बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। एक फोटो दिखा देता हूँ एस्केरियासिस में होता क्या है। देखो, दिखाई दे रहा है? अरे बोलो। यस सर। देखो ये इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन के अंदर नूडल्स से जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारा एस्केरियासिस है। ये क्या करता है, एस्केरिस के ल्यूमन को भी ब्लॉक कर देता है। नई बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि देखो इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए भर जाते हैं जैसे नूडल्स, तो पूरे रास्ते को ही ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इनको सर्जरी से फिर निकालना पड़ता है। अरे आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे इस बात को? यस सर। सर मेडिसिन से नहीं होते हाँ, अपने आप? मेडिसिन से दिए जाते हैं अगर कम इन्फेक्शन हो, लेकिन ज़्यादा इन्फेक्शन हो, देखो सर्जरी करके निकाले हैं कितने एस्केरियासिस। हमने भी इसकी सर्जरी करवाई है खूब। ठीक है, इंटेस्टाइन में से देखो कैसे निकाले हैं। जी तो नहीं खराब हो रहा आप लोगों का? सर हो रहा है। हो रहा है ना, तो हटा देता हूँ मैं। काफी लोगों का जी खराब हो सर जाता है देखे। नो सर, नो जब सर नहीं रियल हो रहा। हाँ, जब रियल में देखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो इस तरीके से एक नूडल से दिखाई देते हैं, बहुत गंदे गंदे से, खून से लथपथ। तो ये होता है एस्केरियासिस। इसीलिए कंटेमिनेटेड फूड और वाटर नहीं खाना चाहिए, साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड बीमारी पे आ जाओ। सेकंड बीमारी क्या है बेटा? लिखिए फाइलेरियासिस। सेकंड बीमारी का क्या नाम है? फाइलेरियासिस। हाँ लिखिए मेरे साथ साथ, फाइलेरियासिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। एलिफेंटियासिस, ठीक है। और बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव। बीमारी का नाम क्या है इसका? एलिफेंटियासिस। हाँ हाथी यानी, पाँव। हाँ यानी कि हाथी की तरह पैर हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाथी की तरह इसका पैर हो जाता है। ठीक है, तो लिखिए इसका पैथोजन क्या है, किसकी वजह से होता है ये, नाम लिखिए। यूचेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड यस, यूचेरिया। हाँ, हाँ, लिखिए वूचीरिया, WU, वूचीरिया बैनक्रॉफ्टाई, BANCROFTI, वूचीरिया बैनक्रॉफ्टाई की वजह से होता है, जिसको हम बोलते हैं फाइलेरियल वॉर्म। किस नाम से जानते हैं? फाइलेरियल वॉर्म। और मैंने आपको ये भी बताया था फाइलेरियल वॉर्म कैसा होता है, विविपेरस वॉर्म है। कैसा वॉर्म है? वीवी पैरिस। वॉर्म, यानी कि बच्चों को जन्म देता है। बताए थे दो, ट्राइचिनेला यस स्पाइरेलिस सर। और फाइलेरिस। ठीक है, यस। अच्छा इसका जो एमओटी है ये किससे फैलता है, इन्फेक्शन कैसे होता है? फीमेल क्यूलेक्स मोस्ट। हाँ, हाँ, तो एमओटी में लिख लो, द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू हेल्थी पर्सन। लिखो द पैथोजन आर transmitted
to a healthy person through the bite of बताओ किसके काटने से फैलता है, कौन बताएगा? फीमेल Flex mosquito. क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। हैंड डालिए सिम्टम। इसमें क्या क्या हो जाता है लिखिए। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन, पहले लिख दीजिए इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स in which they live for many years, यानी कि जिस ऑर्गन के अंदर ये काफी दिन तक रहता है उसमें क्या कर देता है, स्वेलिंग कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है। ठीक है। और बेटा ये क्या करता है, कौन सी वेसल्स के ऊपर इफेक्ट डालता है, कौन बच्चा बताएगा? लिम्फ वेसल्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। हाँ तो लिख दो, दे यूजुअली affect the lymphatic vessels, lymphatic vessels। और इसकी वजह से बेटा क्या होते हैं, क्या क्या सिम डिसीज में करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, लिख दीजिए। स्वेलिंग ऑफ द लेग, पैर में सूजन आ जाती है, लिख दो SW, जो स्वेलिंग की स्पेलिंग सही से लिखो, SWELLING, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, पैरों में सूजन आ जाती है, स्क्रोटम में सूजन आ जाती है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बाकी पार्ट्स में भी सूजन आ जाती है। ठीक है। और क्या हो जाता है इसकी वजह से, द जेनिटल ऑर्गन are also often affected, resulting in gross deformities। क्या हो जाती है बेटा? बोलो। Gross deformities. सर ग्रॉस डिफॉर्मिटी का क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब होता है? देखो बेटा, दो तरीके की चीजें होती हैं, एक तो वो चीज होती है जो आंखों से दिखती है, एक वो चीज होती है जो आंखों से नहीं दिखती। तो जो चीज आंखों से दिखती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटमी, और जो चीज हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। क्लियर है सबको? तो जो चीज आंखों से दिखे वो ग्रॉस है, और जो आंखों से ना दिखे, माइक्रोस्कोप से दिखे, वो माइक्रोस्कोपिक है। क्लियर है? यस सर। और डिफॉर्म का मतलब क्या होता है, शेप का बदलना। तो क्या होते हैं इसमें, जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं जैसे स्क्रोटम है, तो उसकी शेप बदल जाएगी, उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और वो शेप चूंकि आंखों से दिखाई दे रही है इसलिए हमने उसे नाम दिया ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। अगर वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता तो हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डिफॉर्मिटीज। नई बात समझ में आई आपको? Yes, sir. आगे सर। तो ग्रॉस का मतलब नीचे लिख दो, विजिबल, विजिबल टू आई। और डिफॉर्म का मतलब लिख दो चेंज शेप, शेप का बदलना। तो जो जेनिटल ऑर्गन्स है उनकी शेप बदल जाती है देखने, ठीक है, और वो दिखाई देते हैं। तो क्लियर है? फर्टाइल भी हो जाता है। यस। तो यहाँ पे लिख दो, इट लीड्स टू इनफर्टिलिटी इन मेल। मैंने ये बात लिखवा भी रखी है आपको, इनफर्टिलिटी में इट लीड्स इनफर्टिलिटी इन मेल, मेल के अंदर ये इनफर्टिलिटी कॉज कर देता है। क्या कॉज कर देता है? इनफर्टिलिटी। हाँ। क्लियर है सब लोगों को? इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या चीज? इसके ट्रीटमेंट होते हैं बेटा, इसमें चलते हैं एंटी प्रोटोजोन ड्रग्स होती हैं कुछ, वो चलती हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल चलती है। एस्केलमेंथीज में जो है कुछ और भी एंटीबायोटिक्स चलती हैं। तो इसका एंटीबायोटिक्स है, इसका रिजल्ट एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिससे जो कंप्लीटली क्यूरेबल है? क्या चीज बेटा? ये कम्प्लीटली क्यूरेबल है
कंप्लीटली क्यूरेबल तभी है जब ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट ना हो तो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं हो पाता। और ये देखने में कैसा लगता है पेशेंट, इसको भी दिखा देता हूं मैं, आपको ये भी देखना चाहिए, इससे आपको आइडिया लगेगा। एलीफेंटियासिस आ गया ना। दिखाई दे रहा है हाथी के तरह पैर? यस सर। देखो ऐसा पैर हो जाता है। ज्यादातर बूढ़े लोगों का देखा होगा आपने ऐसा पैर। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, चलिए चलिए अगला है रिंग वॉर्म। अगली बीमारी का क्या नाम है? रिंग वॉर्म। रिंगवर्म। बेटा फंगल डिसीज में सिर्फ एक ही डिसीज आपको पढ़नी है, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म जो डिसीज है बेटा, आप लोगों ने रिंग वॉर्म पहले मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। रिंग वॉर्म आपकी स्किन के ऊपर एक इन्फेक्शन दिखता है। रिंग वॉर्म जानते हैं आप लोग? यस सर। देखिए इस तरीके से रिंग वॉर्म दिखाई देता है, ये रिंग वॉर्म है, देख रहे हैं स्किन के ऊपर? ये क्या है? फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म। क्या है बेटा ये? रिंगवर्म। इसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा खुजली आती है, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा खुजली आती है। ठीक है, तो चलिए आपको रिंग वॉर्म दिखाते हैं। पैथोजन क्या है इसका? मैनी फंजाई। किसी एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, कई सारी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। मैनी फंजाई बिलोंग टू द जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। कौन कौन से फंजाई के इन्फेक्शन की वजह से होता है ये बताइए, तीनों का नाम। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। फाइटोन, यस। और इसका जो एमओटी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, बेटा किसी भी चीज से हो सकता है। जैसे सपोज किसी को रिंगवॉर्म है, तो अगर आप उसकी टॉवल यूज कर लो, तौलिया जिसको बोलते हैं, वो यूज कर लो तब हो जाएगा। आप उसकी कंघी यूज कर लो, अगर सपोज उसके स्कैल्प के अंदर रिंगवॉर्म है, आपने उसकी कंघी यूज कर ली तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। बात उसके कपड़े पहन लिए तब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? बोलो। यस। हाँ, तो देखो लिखा है रिंगवॉर्म्स आर जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम सॉयल और बाय यूजिंग टॉवल्स। टॉवल्स की वजह से हो सकता है, कॉम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, कंघी यूज करने की वजह से हो सकता है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसमें रिंगवॉर्म में? आप एक बार बताओ, किसी को कभी फंगल इन्फेक्शन हुआ है? किसी को तो हुआ होगा, फंगल इन्फेक्शन तो हो ही जाता है नॉर्मली। अगर हुआ भी होगा तो क्यों बताएगा कोई इंसान, है ना? अगर हुआ है नहीं हुआ है, जितने शांत नहीं बैठे हुआ रहते हो सर। यार, भगवान नहीं कसम हुआ। मजा नहीं आता पढ़ाने में। ऐसे बैठ जाओगे जैसे पता नहीं क्या क्या, किसी उसमें सिद्धि में लग गए हो क्या तुम लोग? कम बोलेंगे तो ज्यादा याद होगा। तो जहां पे फंगल इन्फेक्शन होता है वहां पे क्या हो जाती है, सबसे पहले स्किन जो होती है ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, स्केली हो जाती है, थोड़ी मोटी सी हो जाती है। ठीक है, रीजन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज, स्किन के ऊपर ऐसी स्किन हो सकती है, नेल्स के ऊपर हो सकता है, और स्कैल्प। स्कैल्प क्या होता है? जिसके ऊपर हेयर्स लगे होते हैं। तो वहां की स्किन कैसी हो जाएगी, जल्दी बताओ। भाई क्या बात हो गई तुमको, क्यों नहीं बोल? सर ड्राई हो जाएगी। राइस के लिए। तुम देखकर भी नहीं बोल पा रहे हो? भाई बेटा मुझे स्किन, नेल्स, स्कैल्प, इसके ऊपर जो स्किन है इन्फेक्शन से कैसी हो जाएगी, ड्राई और स्केली हो जाएगी। इतना नहीं बोल पा रहे हो? भाई मेडिकल कॉलेज में कैसे पढ़ाई करोगे आप? मुझे आप बताओ दिक्कत क्या आ रही है तुम लोगों को, देखकर भी नहीं बोल पा रहे हो तुम लोग? तुमको फोटो भी दिखाते हैं, तुम्हें सब चीज दिखाते हैं, कहाँ कमी रह जा रही है? बच्चों मेरे बोलो, मैं क्लास खत्म कर दूंगा, मैं सही बताऊं मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा फिर। मुझे मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने में।
रायन स्केली हो जाती है। आपके फादर मदर कहाँ पर हैं? आपके फादर मदर कहाँ पर है बच्चों? जरा बुलाना अपने फादर मदर को। हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। बेटा रहने दो, तुम किसी और टीचर से Yes, पढ़ लेना, sir. हम नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, पढ़ते चले जाते हैं, क्या है कहानियां, हमारा क्या है, अब नहीं है आपको इंटरेक्टिव बनना, मत बनो। ठीक है, हम भी अपना टाइम पास कर देते हैं आपके साथ। ऐसे नहीं होती है चीजें, चीजें ठीक है। हमारे अंदर ऐसी आत्मा ही नहीं है ना, दिक्कत ये है कि हम धोखा ही नहीं दे सकते बच्चों को। ये दिक्कत है हमारे साथ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर वो संस्कार नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। ये इतना आसान टॉपिक्स है ना, अगर आप लिटरली इसमें पूरा एकदम बिल्कुल मजे में पढ़ो ना, तो इतनी चीजें याद हो जाए। भाई स्किन है आपकी, नेल्स हैं, और आपके स्कैल्प पे अगर कहीं पे स्किन ड्राई और स्केली हो जाए, यानी कि स्केल्स की तरह हार्ड हो जाए, तो वहां पर क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। क्या है वहां पर? यस सर। फंगल Fungal इन्फेक्शन। और infection. फंगल इन्फेक्शन का पता कैसे लगता है? इंटेंस इचिंग, वहां पे बहुत ज्यादा खुजली आती है। ये बहुत बड़ा सिम्टम है फंगल इन्फेक्शन का। जब भी आप स्किन पे कहीं पे खुजला रहे हो, बार बार खुजला रहे हो, और मीठी खुजली लग रही है, आपको और खुजलाने का मन कर रहा है, वहां पे घाव बन गया, घाव बन रहा है, खून भी निकल रहा है, तब भी आप खुजला रहे हो, मजा आ रहा है आपको, समझ लो क्या है? फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन। ठीक है। और फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है? अगर उसको हीट एंड मॉइस्चर मिल जाए, यानी कि उसको टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा मिल जाए, और उसको थोड़ी सी गीलापन मिल जाए, यानी कि वहां पे पानी लग जाए, तो ये इन्फेक्शन वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इन्फेक्शन क्या होता है? तेजी से तेजी बढ़ने हाँ, लगता है तेजी तो सर. से देखो बढ़ लिखा है, जाता है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो, विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड्स सच एज दोज इन ग्रोइन रीजन एंड बिटवीन द टोज। आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन होता है। कहाँ पर होता है? ठीक है। या फिर ग्रोइन रीजन पे होता है। ग्रोइन रीजन पे होता है। ग्रोइन रीजन कहाँ होता है? स्टोमक और थाई के बीच का पार्ट, वहां पर होता है। क्लियर है सबको? रीजन को यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब देखो, इसमें 3 तरीके की स्पेसीज है, ठीक है, फंजाई की। एक है टीनिया क्रुइस, एक है टीनिया बार्बी, और एक है टीनिया पेडिस। टीनिया क्रुइस जो क्रुइस है, ये ग्रोइन एंड पेरिनियम एरिया पे इन्फेक्शन करता है। ग्रोइन एरिया याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ग्रोइन एरिया आपको पता है, दिखाना है? पता है ना? पता है सर. हाँ। सर। और पेरिनियम एरिया याद है? पेरिनियम एरिया बताया था एक, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट में, बिटवीन यस सर। बिटवीन वेजाइन एंड एनस के बीच में पार्ट को, क्लिनिकल एरिया जो था। Yes, sir. ठीक है। वहां Yes, पर sir, इसका याद है. इन्फेक्शन, वहां पर इसका इन्फेक्शन होता है। और टीनिया बार्बी का इन्फेक्शन होता है बियर्ड एरिया ऑफ फेस एंड नेक, जहाँ पे हमारी दाढ़ी आती है, इस जगह पे इसका इन्फेक्शन होता है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे खुजलाते रहते हैं दाढ़ी को, क्योंकि वहां पे टीनिया बार्बी का इन्फेक्शन हो जाता है। टीनिया पेडिस जो होता है बेटा, ये एथलीट फूट करता है, ये पैर में अंगूठों के बीच में इन्फेक्शन कर देता है। कहाँ पर कर देता है? मुठों के बीच। Between the toes of leg. हाँ, मैं एथलीट फूट दिखाता हूँ आपको एक बार, क्योंकि ये देख के अच्छा ज्यादा समझ में आता है। ये देखिए, टोज के बीच में इन्फेक्शन है, दिख रहा है इन्फेक्शन? यस सर। यस सर। देखिए, ये है एथलीट फुट। सर एथलीट फुट क्यों बोलते हैं? बेटा देखो, ये एक नाम दे दिया गया भाई, ये पैरों का ज्यादा यूज कौन करेगा? एथलीट करेगा, उसी के नाम पे डाल दिया गया इसको एथलीट फुट। ऐसी कोई खास वजह नहीं है। क्लियर है सब लोगों को? अरे बोल दो मेरे बच्चों। यस सर। यस Yes, sir. ठीक है। हाँ, चलिए। अब अगली बीमारी का नाम है कैंसर। ये मैं आपको लिख पाऊंगा कॉपी पे, ठीक है? तो अपनी कॉपी उठाइए और लिखिए
कैंसर। तभी आप लोग इंटरेक्टिव बनोगे। आपको नोट्स मिल जाते हैं तो आप ज़्यादा दिक्कत करते हो, लिखवाना ही सही रहेगा। लिखो अगली बीमारी का नाम, कैंसर। कैंसर पेशेंट देखा है किसी ने? यस सर। यस सर। कैंसर पेशेंट, अच्छा कैंसर में क्या क्या देखा है आपने? क्या होता है कैंसर में? चलिए कैंसर अच्छा होता क्यों है ये तो बता दो। तो जब बॉडी सेल्स की ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है या फिर नॉर्मल हाँ ग्रोथ नहीं होती सर, ट्यूमर बना देते हैं फिर वो। हाँ, देखो होता क्या है, मेरी बात को समझिए, बहुत आसान है। ये एक सेल है, इससे जुड़ी हुई ये काफी सारी सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल कैसी सेल है? नॉर्मल सेल है। क्या है बेटा? ठीक नॉर्मल है, सेल। नॉर्मल। और ये क्या है? ये है कॉन्टेक्ट सेल। ये इसके साथ कांटेक्ट में है, कॉन्टेक्ट सेल है। कैसे? हमारी बॉडी के अंदर सभी के अंदर प्रो ऑन्कोजीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रो, प्रो ऑन्कोजीन। हाँ, प्रो ऑन्कोजीन मिलता है। ठीक है, तो यानी कि इस नॉर्मल सेल के अंदर भी प्रो ऑन्कोजीन है। ठीक है, लेकिन वो प्रो ऑन्कोजीन जो है अभी इनएक्टिव स्टेज में है। कैसी स्टेज में है? इनएक्टिव स्टेज। हाँ, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जब नॉर्मल सेल जिन सेल्स के कांटेक्ट में रहती है, जैसे ये आपकी सेल है, इसके सेल के कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है। ठीक है, तो जितनी भी सेल्स के ये कांटेक्ट में रहती है, उन सभी के अंदर इरेगुलर ग्रोथ को रोकती है। किसको रोकती है? इनहिबिट करती है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ये जो नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में जितनी भी सेल्स हैं, तो ये नॉर्मल सेल सभी कांटेक्ट सेल्स के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल को क्या करती है? रोकने का काम करती है, यानी कि इनहिबिट करने का काम करती है। इस मेथड को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हाँ, तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का नंबर इरेगुलर क्यों नहीं होता, बहुत ज्यादा क्यों नहीं हो जाता किसी भी ऑर्गन के अंदर? क्योंकि जो सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, तो वो सेल्स जो होती हैं एक दूसरे को, जो जो सेल्स कांटेक्ट में है उनकी इरेगुलर ग्रोथ या अनकंट्रोल ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं, जिसको हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। अरे बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? सर। यस यस ठीक सर। है, तो कांटेक्ट इनहिबिशन अगर है तो नो कैंसर और ट्यूमर, यानी कि ना उसे कैंसर होगा ना उसे कोई ट्यूमर होगा। नॉर्मल सेल्स ग्रोथ कर रही हैं। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक बात? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, लेकिन अगर कोई यहाँ पर फिजिकल एजेंट, देखो जो कैंसर कॉज करता है उसको हम कहते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट। जो कैंसर कॉज करते हैं उन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? बोलो। कार्सिनोजन। हाँ, कार्सिनोजन। और ये कार्सिनोजन कोई फिजिकल एजेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई फिजिकल एजेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? फिजिकल, केमिकल। हाँ हाँ, सुन लो पहले, क्या हो सकता है? फिजिकल एजेंट हो सकता है। फिजिकल एजेंट में क्या होता है? फिजिकल एजेंट का मतलब होता है रेडिएशन। अगर किसी रेडिएशन की वजह से भी कैंसर हो जाता है, वो दो तरीके के रेडिएशन होता है। एक होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी कि दो तरीके का रेडिएशन है। एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है, आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन सा रेडिएशन आता है बेटा?
एक्सरेज एंड एक्सरेज एंड गामा रेज। एक्सरेज और गामा रेज। और दूसरा जो रेडिएशन होता है वो होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होता है बेटा, ये कौन सा होता है, कौन बच्चा बताएगा? यूवी रेज। यूवी रेज। यूवी रेज। तो जब इनका ज्यादा का ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है, ज्यादा रेडिएशन हो जाता है इनका, तो इनकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल सेल के अंदर प्रो ऑन्कोजीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑन्कोजीन में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑन्कोजीन्स में। और ऑन्कोजीन क्या है? कैंसर कॉजिंग जीन। क्या है बेटा? कैंसर कॉजिंग जीन्स। ठीक है। और जब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यानी कि अब इस नॉर्मल सेल के अंदर जो प्रो ऑन्कोजीन था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? ऑन्कोजीन में। तो ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन है ये ब्रेक हो जाता है। कांटेक्ट इनहिबिशन क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कांटेक्ट सेल्स में भी इरेगुलर अनकंट्रोल ग्रोथ होगी। कैसी ग्रोथ होगी? इरेगुलर अनकंट्रोल ग्रोथ होगी। अरे बोलो। यस सर। इसे शॉर्ट, हाँ, इसको बोल देंगे IUG, इरेगुलर अनकंट्रोल ग्रोथ। ऐसे ही इसमें भी IUG हो जाएगी, ऐसे ही इसी में IUG हो जाएगी, ऐसे इसी में IUG हो जाएगी। अरे बोलो, समझ में आ रहा है सबके? ऐसे इसमें भी IUG हो जाएगी। तो जब सारी सेल्स में इरेगुलर ग्रोथ हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक मास ऑफ इरेगुलर अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल बन जाएगा। यानी कि जो सेल्स का जो इरेगुलर ग्रोथ का जो अनकंट्रोल मास है वो इकट्ठा हो जाएगा। उस मास को आप क्या नाम दोगे? ट्यूमर। क्या नाम दोगे उसे? ट्यूमर। या उसे बोलोगे न्यूप्लाज्म, या उसको बोलोगे न्यूप्लाज्म। ट्यूमर बोलोगे या उसे क्या नाम दोगे दूसरा? नियोप्लाज्म। हाँ। और ये जो ट्यूमर बना, ये ट्यूमर दो तरीके का होगा यहाँ पर। एक होगा बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरा ट्यूमर कौन सा होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो बेनाइन ट्यूमर होता है बेटा, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज इतनी सेल्स के ये ट्यूमर है, तो ट्यूमर के बाहर जो सेल्स होंगी वो सेल्स कौन सी होंगी? हेल्थी सेल्स होंगी। बाहर की तरफ कौन सी सेल्स होंगी? हेल्दी सेल्स। यहाँ पर क्या है? हेल्थी सेल्स। हाँ या ना? तो इसमें क्या होता है, ट्यूमर में एक पेरिफेरी होती है कि हाँ इतनी जगह पर ट्यूमर है, डिसाइडेड होती है पेरिफेरी। तो हम क्या करते हैं, हम सर्जिकली क्या करते हैं, ट्यूमर प्लस कुछ हेल्थी सेल्स का पार्ट लेते हैं और उसको सर्जिकली यहाँ से कट करते हैं, और कट करके हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और वो पर्सन ठीक हो जाता है। नहीं बात समझ में? फिर ये फिर से ग्रो नहीं कर सकता क्या? नहीं, फिर से ग्रोथ नहीं करता, क्योंकि हमने जितना भी ट्यूमर वाला पार्ट था वो भी निकाल दिया, और उसके साथ कुछ हेल्थी टिश्यू भी निकाल लिया। हेल्थी सेल्स क्यों निकाली? सर मतलब ताकि जो कांटेक्ट में होंगे नॉर्मल सेल्स, हाँ ट्यूमर हेल्थी, सेल्स के। हाँ हेल्थी सेल्स भी इसलिए निकाल दी कि कोई भी एक सेल ट्यूमर की ना रह जाए, तो इसलिए कुछ पार्ट हमने हेल्थी में निकाल दिया। सर पता कैसे चलता है कहाँ पे है ट्यूमर? बेटा वो सब टेक्निक्स होती हैं, वो सब हम MRI और CRI से करते हैं, वो सब अलग बात है ना, डायग्नोस कर लेते हैं हम। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये मोस्ट डेंजरस होता है, सबसे खतरनाक होता है, ये डेंजरस होता है। अब आप कहोगे डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि ये क्या कर देता है, इन्वेड कर जाता है, इन्वेडिंग कर लेता है इनटू द सराउंडिंग हेल्थी टिश्यू। जो सराउंडिंग में जो हेल्थी सेल्स या टिश्यू हैं उनके अंदर ये धस जाता है, इन्वेडिंग कर लेता है। तो इसका पेरिफेरी का पता नहीं लगता कि हमें इसे कहाँ से कट करना है। देखो ये देखने में कैसा लगता है, इधर देखिए, जैसे ये बीच में ट्यूमर है, क्या है बीच में, ये ट्यूमर, और ट्यूमर के चारों तरफ ये जो सेल्स हैं
ये सेल्स कौन सी हैं, जल्दी बोलो। हेल्दी सेल्स। हेल्दी सेल्स। हाँ, ये हैं आपकी हेल्थी सेल्स। हेल्थी सेल्स कह दो या हेल्थी टिश्यू कह दो, हेल्थी सेल्स है। ठीक है। अब क्या करता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये इस तरीके से धंसना शुरू कर देता है, कहीं पे ज्यादा धंसेगा कहीं पे कम धंसेगा, इस तरीके से धंसना शुरू कर देता है। तो बताओ, अब इसको काट के अलग कर सकते हैं आप? नो सर। नहीं कर सकते। अब अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो, जैसे आपकी ये है ब्लड वेसल्स, ये क्या है आपकी? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। तो ये क्या करता है, इन्वेडिंग करते करते ब्लड वेसल्स तक चला जाता है, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो है सेल्स इसकी एंटर कर जाती हैं, और ये सेल्स यहाँ ब्लड के थ्रू मूव करके दूसरे ऑर्गन्स में चली जाती हैं, जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गन के अंदर भी कैंसर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टासिस। क्या बोलते हैं इसे, इस प्रोसेस को? मेटास्टासिस। मेटास्टासिस। इसीलिए ये ये जो कैंसर है ये खतरनाक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहली बात तो उसको कट करके अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं पता रहता है कहाँ पे कितना धंसा हुआ है, कितना इन्वेड करा हुआ है, और ये इतना इन्वेडिंग करके ब्लड के अंदर चला जाती हैं इसकी सेल्स, और उस वहां से इसका जो कैंसर है ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में कैंसर कर देता है, जिसकी वजह से इसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। नई बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो कैंसर चला गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टासिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टासिस। और मेटास्टासिस की वजह से ये ठीक नहीं किया जा सकता। बताओ, आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ दोनों तरीके का ट्यूमर? यस यस सर। सर। क्लियर है सबको? तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले इसका लीजिए। फिर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है मैलिग्नेंट का? बेटा देखो, मैलिग्नेंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसके लिए हम कीमोथेरेपी करते हैं, आयोनाइजन थेरेपी करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है पर्टिकुलर। हम सेल्स की ग्रोथ को कम तो कर सकते हैं। पर्सन ठीक नहीं हो सकता फिर कभी भी, मतलब देखो death ठीक हो हो जाएगी देखो उसकी? ठीक हो सकता है अगर ब्लड वेसल्स के अंदर तक, ब्लड के अंदर तक अगर इसकी सेल्स ना गई हों तो इसे ठीक कर सकते हैं हम लोग, हम इसकी ग्रोथ को रोक देंगे। ओके सर। लेकिन अगर एक बार ब्लड में चला गया तो फिर ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर कैंसर कर देता है, जिसकी वजह से इसको ठीक नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ज्यादातर जो 100% जो तो क्यूरेबल डिटेक्ट होता है, करना ही मुश्किल हो जाता होगा सर। हाँ तो बेटा हमेशा कैंसर, इसलिए तो अर्ली कैंसर का हमें स्टेज में एडवांस मुश्किल। कंडीशन में पता लगता है। यस कैंसर का सर। इसलिए तो पता है एडवांस कंडीशन में पता लगता है कि कैंसर हुआ है। सर, हाँ बेटा। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके अंदर हम ब्लड कैंसर को भी ले सकते हैं ना? मैलिग्नेंट ट्यूमर में ब्लड कैंसर को? ब्लड कैंसर भी आएगा, क्योंकि वो ब्लड कैंसर चार सब जगह कैंसर कर देता है। सर वो ठीक नहीं हो सकता ना? देखो ब्लड कैंसर देखो अलग अलग है बेटा, देखो ठीक ठीक की बात नहीं होती। ब्लड कैंसर में क्या होता है, लोग ना ब्लड चेंज कराते रहते हैं। काफी सारे ऐसे ब्लड कैंसर हैं जिनको ब्लड कैंसर है लेकिन वो सर्वाइवल है, क्योंकि वो ब्लड चेंज कराते रहते हैं अपना। यस। ल्यूकीमिया उसी कहते हैं। भाई हाँ, ल्यूकीमिया तो बोलते हैं, यानी कि WBC का नंबर बढ़ जाता है इसमें बहुत ज्यादा, बोन मैरो के अंदर वो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इरेगुलरली जो है WBC खूब ज्यादा बनती है। अब ज्यादा WBC बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑटो इम्यूनिटी होगी, आपकी बॉडी के ऊपर ही अटैक कर देगी वो, तो उसको रोकने के लिए बार बार ब्लड को चेंज करना पड़ता है। नहीं बात समझ में आई? और सर बोन ल्यूकेमिया में सिर्फ WBC का नंबर ज्यादा होता है, RBC का भी ज्यादा होता WBC का तभी तो है? RBC ल्यूकीमिया का कहते नंबर नहीं इंक्रीज होता? नहीं, WBC का तभी तो ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया मतलब ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट मतलब WBC। हाँ सर। हाँ। और सर बोन कैंसर में क्या होता है फिर? सारे कैंसर जान लोगे क्या, बोन कैंसर में क्या होता है? सर बोन वाला बता दो प्लीज। हाँ, बोन में क्या है, बोन में कैंसर हो जाता है, बोन की सेल्स में कैंसर हो जाता है, टिश्यूज में कैंसर हो जाता है, बोन की रेगुलर ग्रोथ हो जाती है। देखा नहीं पेशेंट के बोन कैंसर वाला, दिखा देते हैं। देखा है सर, इसलिए पूछा मैंने। ये देखिए हड्डी दिख रही है इसकी, ये देखिए ये हड्डी नॉन है। अब यहाँ पे देखिए इसको उठाया, ये देखिए ऑस्टियोसार्कोमा हो गया, इरेगुलर ग्रोथ हो गई। देख रहे हैं आप? हाँ जी सर। जैसे ये देखिए ये एक मास बन गया, बोन कैंसर, इरेगुलर ग्रोथ हो गई।
जो बोन Yes. चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है सर ना इनको। क्या चीज चलने फिरने में दिक्कत होगी बेटा, बोन्स में जब कैंसर हो जाएगा तो दिक्कत तो होगी। यस सर। ठीक है, जैसे ये देखो इससे समझ में आ जाएगा, ये बोन मैरो हो गया, ये कॉम्पैक्ट बोन वाला पार्ट हो गया, और यहाँ पे देखो इसमें इरेगुलर ग्रोथ होगी जिसकी वजह से यहाँ पे बोन कैंसर हो गया। ये मांस बाहर आ गया, इरेगुलर सेल्स का नंबर बढ़ गया, आगे बाहर की तरफ आ गया। ओके सर। ठीक है, ज्यादातर जो बोन कैंसर देखने के लिए मिलता है लॉन्ग बोन्स में देखने के लिए मिलता है, जैसे फीमर में, ठीक है, टीबिया फिबुला में, इन सब में। चलिए, बोन मैरो को इफेक्ट नहीं करता ये फिर? क्या चीज? नहीं बेटा, बोन मैरो का तो बोन मैरो पे इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका, इसके टिश्यूज पे, सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा ना। बोन मैरो पे इफेक्ट पड़ेगा तो बोन मैरो में तो आरबी जो ब्लड सेल्स बनती है तो ब्लड सेल्स का कैंसर होगा ना। ओके सर। ठीक है, तो लिखिए कैंसर, इसका ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट सबने? बेटा वो एक अलग चीज है, ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग चीज होती है। ठीक है, आप यहाँ पे न्यूप्लाज्म पढ़ो अभी पहले केवल, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। तो वो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई थी। बेटा देखो, न्यू प्लास्टिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, बोन मैरो से रिलेटेड है, लेकिन उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है इसलिए हम जिक्र नहीं करते यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेटा जो कैंसर है, कैंसर के बारे में डेफिनेशन लिखो जल्दी से कैंसर की। या चलो मैं लिखता हूं, चलिए हैंड ला रही है कैंसर। तो बेटा कैंसर में क्या होता है लिख दो, इन अवर बॉडी, इन अवर बॉडी cell growth and differentiation, cell growth and differentiation is highly controlled, is a highly controlled and regulated process, regulated process, but in cancer cells, but in cancer cells, but in cancer cell there is an abnormal, there is an abnormal and uncontrolled division of cells, uncontrolled division of cells due to breakdown of, किसके ब्रेकडाउन से होता है बेटा बताओ? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ, जल्दी बताइए किसके ब्रेक, यस, ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ regulatory mechanism called contact inhibition, called contact inhibition, called contact inhibition। अच्छा ये बताइए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसर सेल्स में मिलेगा, नॉर्मल सेल्स में मिलेगा, किसकी प्रॉपर्टी है ये? नॉर्मल सेल्स। तो लिखिए नॉर्मल सेल्स शो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए, नॉर्मल सेल्स शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, contact inhibition in which the dividing cells when in contact with other cells inhibit कहाँ तक लिख लिया बेटा? कहाँ तक लिखा? other cells comma inhibit their uncontrolled growth,
their uncontrolled growth but cancer cells do not have this property. But cancerous cells do not have this property. Therefore, cancerous cells continue to divide, give rise to a mass of cells, give rise to a mass of cells called ट्यूमर और न्यूप्लाज्म. क्या कहते हैं बेटा, उसे बताओ. ट्यूमर एंड नियोप्लाज्म. हाँ, ट्यूमर और न्यूप्लाज्म. ठीक है, चलिए एक पॉइंट एक हेडिंग डाल दीजिए, न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. जो बच्चा भी पूछ रहा था उसी को लिखवा देता हूँ. हेडिंग डाल दीजिए न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. लिखो, the cells are able to perform form progressively growing tumors are called, क्या कहेंगे, न्यू प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि जब कोई सेल्स कैंसरस सेल्स में, ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो उस मैकेनिज्म को हम नाम देते हैं क्या, जल्दी बोलो. न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. यस, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, चलिए हैंड डालिए टाइप्स ऑफ ट्यूमर. ठीक है, हैंड डालिए टाइप्स ऑफ ट्यूमर. बताओ कितने टाइप्स का ट्यूमर बताया था अभी मैंने. 2 टाइप्स का. 2 टाइप्स. हाँ, तो ऐसे डिवाइड कर दो. एक तब लिख दो बेनाइन ट्यूमर और दूसरी तब लिख दो मैलिग्नेंट ट्यूमर. सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है. स्क्रीन शेयर नहीं है क्या, एक मिनट. नो सर. एक मिनट, अब है. यस सर. यस सर. हाँ, तो टाइप्स ऑफ ट्यूमर में लिख दो बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो बेटा बेनाइन ट्यूमर क्या ठीक किया जा सकता है. यस सर. देखिए, दे रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. They remain confined to their original location and do not spread to other parts of the body. यानी कि दूसरी बॉडी के पार्ट्स पे नहीं जाता. and do not spread to other parts of the body and hence causes little damage. इसीलिए इसकी वजह से जो डैमेज होगा वो कम होगा, ज्यादा होगा. हाँ, लिटिल डैमेज के चलिए डार्क लाइन कर लेना. चलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर में आ जाओ. मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है बेटा, ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला जाता है. किसकी हेल्प से, ब्लड की हेल्प से. तो लिखिए, इट इज ए ट्यूमर इन विच new plastic or tumor cells divide and grow very rapidly comma invading का मतलब धंसना, सेल्स के अंदर घुस जाती हैं.
comma invading and damaging surrounding normal tissue and damaging surrounding normal tissues and starving the normal cells and starving the normal cells by competing for vital nutrients by competing का स्पेलिंग है COMPETING competing for viral nutrients। अगला पॉइंट लिखिए, लिखो if tumor cells enter into the blood vessels, ब्रैकेट में लिख दो blood enter into the blood vessels, ब्रैकेट में लिख दो blood लिख दिया। So tumor reach distant sites, distant मतलब दूर, दूसरे ऑर्गन में चलिए, distant site and causes new tumor in other organs, this property is called, क्या कहेंगे बेटा? Metal. Yes, metastasis. This property is called metastasis। हैंड डालिए, causes of cancer, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है? causes of cancer, हैंड डाल दीजिए, causes of cancer। बेटा causes को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा? कारण। तो बेटा, तो जिसकी वजह से बेटा कैंसर होता है उन्हीं को तो कार्सिनोजन एजेंट बोलते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। तो कौन कौन से कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं? ठीक है, पहली बात तो ये कार्सिनोजेनिक एजेंट करते क्या है, लिखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, यानी कि नॉर्मल सेल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, जल्दी बताएं। कैंसरस सेल में। हाँ, कैंसरस सेल्स। ठीक है, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड, इसी को ही कहते हैं न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? बोलो। न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हैंड डालिए। सबसे पहले कौन सा एजेंट है, लिखिए फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट से मैंने आपको बताया था किसकी वजह से होता है, ये रेडिएशन की वजह से। तो दो तरीके का रेडिएशन हो जाएगा, एक तो लिख दो आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक तो लिख दिया नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में आपके दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा आपका एक्स रेज और एक गामा रेज, यानी कि इनके ज्यादा रेडिएशंस की वजह से कैंसर हो सकता है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आ जाता है आपका अल्ट्रा वायलेट रेज रेडिएशन। और इन दोनों की वजह से होता क्या है, लिख दो नीचे, कॉजेस डीएनए डैमेज, जिसकी वजह से सेल्स का डीएनए डैमेज हो जाता है, डीएनए डैमेज विच लीड्स टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। किसको लीड करता है बेटा, जल्दी बताओ। न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर एक्स रेज हो, चाहे गामा रेज हो, चाहे अल्ट्रा वायलेट, अगर ज्यादा रेडिएशन इनका डाल दो तो ये क्या करता है, सेल्स के डीएनए को डैमेज कर देता है। और सेल्स का जब डीएनए डैमेज हो जाती है तो सेल्स जो है फिर नॉर्मल सेल्स से कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि प्रो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए सेकंड लिखिए, केमिकल एजेंट। सर ये IR क्या था? NIR, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन।
नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, आप कंप्लीट लिखो। लिख लिया सब लोगों ने, आगे चले। चलिए अगला लिखिए केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट, बेटा केमिकल भी बीमारी कैंसर कर देते हैं, केमिकल एजेंट, ठीक है। जैसे लिख लो कौन कौन से, जैसे लिखो सूट, सूट की वजह से कौन सा कैंसर होता है, लिख दो स्किन एंड लंग कैंसर, स्किन एंड लंग, ये स्किन और लंग को टारगेट करता है। आप चाहो तो इधर लिख सकते हो इधर लिख दो, ऐसे लिख दो केमिकल कार्सिनोजन, और इधर लिख दो टारगेट ऑर्गन, कौन से ऑर्गन के अंदर वो कैंसर करता है। तो बेटा बताओ केमिकल एजेंट पहला क्या लिखा हमने, सूट, तो सूट कहाँ पे कैंसर करता है, जल्दी बताओ। स्किन एंड लंग कैंसर। हाँ, अगला लिखो कोल, कोल, कोल तार जिसे बोलते हैं, कोल तार कहाँ पे कैंसर करता है, लिख दो स्किन एंड लंग, ये भी स्किन और लंग में करता है। थर्ड लिखो सिगरेट, स्मोकिंग, जो लोग ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें कहाँ कहाँ कैंसर होता है, कौन बताएगा, लंग्स में। कैंसर। सर हाँ सर अब सिगरेट स्मोकिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो फिर किसी किसी को क्यों होता है? बेटा ज्यादा स्मोकिंग जो करेगा उसको हो जाएगा। सर ऐसा भी तो होता है, कोई बहुत ज्यादा करता है फिर भी नहीं होता। बेटा देखो बहुत रेयरली होता है उन लोगों को, देखो इम्यून सिस्टम और भी फैक्टर्स काम करते हैं, और भी फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, धुएं को काफी देर तक होल्ड करते हैं अंदर की तरफ, कुछ लोग डीप स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग मतलब स्मोकिंग मतलब डीप स्मोकिंग का मतलब ये होता है कि पूरी तरह स्मोक अंदर लेंगे, लंग्स में थोड़ी देर रोकेंगे, उसके बाद छोड़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम से सिगरेट पियेंगे एकदम से छोड़ देंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं जिसकी वजह से जो सेल्स पे इफेक्ट आता है। ओके सर। ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको कैंसर हो, और इम्यून सिस्टम पे भी इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उसे कैंसर देर से होगा। यस सर। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, बस इतना याद रखो कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला लिखिए कैडमियम ऑक्साइड। कैडमियम ऑक्साइड लेने से भी कैंसर होता है, और ये कौन सा होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर। प्रोस्टेट ग्लैंड में कर देता है ये कैंसर। लिखते जाओ, बस ये रटना है, याद करना है। अगला लिखो एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है बेटा, ये इसकी वजह से कैंसर होता है, लीवर कैंसर, लीवर में कैंसर होता है। अगला लिखो मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस की वजह से भी एक कैंसर होता है जिसको बोलते हैं लंग कैंसर, ये भी लंग्स में करता है कैंसर। अगला लिखो निकिल एंड क्रोमियम कंपाउंड। निकिल एंड क्रोमियम कंपाउंड, जो बड़ी बड़ी खाने होती है जहाँ पे निकेल और क्रोमियम को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको ज़्यादातर कैंसर होता है, लंग कैंसर। निकेल एंड क्रोमियम कंपाउंड की वजह से भी कैंसर होता है। ठीक है, अगला है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जहाँ पे रहता है उनको भी लंग कैंसर होता है। सर हाँ बेटा। सर मस्टर्ड तो सरसों को बोलते हैं ना? बेटा ये मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड नहीं है। सर मस्टर्ड पॉइजनस होती है। मस्टर्ड गैस है ये वो अलग चीज है, आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे। अगला है लिखो डाई इथाइल, डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DES। इसको इसकी वजह से वेजाइनल कैंसर हो जाता है, वेजाइना में कैंसर हो जाता है। अगला है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड की वजह से लीवर में कैंसर हो जाता है। तो ये सब आपको याद करनी है, कैंसर किसकी वजह से कौन सा होता है। सर हाँ जी। स्टमक का नहीं होता सर? है, स्टमक का नहीं होते हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में से वही लिखाए जा रहे हैं ना। लिखने को तो बहुत सारे कैंसर हैं लेकिन वही कैंसर लिखाए जा रहे हैं। क्या चीज?
टोबैको बेटा सिगरेट में आ जाएगा ना, सिगरेट में आ जाएगा ना बेटा। माउथ कैंसर भी होता है, बिल्कुल होता है माउथ कैंसर, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि हम यहाँ पे नॉलेज इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ वो चीज पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी और नीट से रिलेटेड है। वरना लिखने के लिए तो पूरा पूरा एक चार्ट बना सकते हैं और बड़ा, फिर तो हर ऑर्गन, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ नॉलेज नहीं, मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डीपली पढ़ना है जो एनसीईआरटी के हैं। फालतू टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ सिलेक्शन लेना है नीट में, नॉलेज नहीं इकट्ठी करनी। नॉलेज इकट्ठी करने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, वरना तो कैंसर और भी मैं और बहुत सारे लिखा दूंगा, फायदा नहीं उसका कुछ भी। ठीक है बेटा, मन लिख लिया सबने यहाँ पर। ठीक है, अगला लिखिए बायोलॉजिकल एजेंट। थर्ड नंबर पे लिखिए बायोलॉजिकल एजेंट। पहला हो गया था आपका फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, अब थर्ड आता है बायोलॉजिकल एजेंट। लिखिए बायोलॉजिकल एजेंट में कैंसर कॉजिंग वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरस called oncogenic virus, called oncogenic virus have genes called viral oncogenes, called viral oncogenes which can causes cancer, which causes, क्या कॉज कर देता है? कैंसर। कैंसर। याद करो कोई कैंसर कॉजिंग वायरस क्या कहीं पे मैंने पढ़ाया था? कोई नाम बता सकता है? मैंने एक जिक्र किया था कहीं पे, हैं? रेट्रो वायरस नहीं, रेट्रो वायरस तो है, लेकिन मैंने जिक्र किया था पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। पता नहीं याद आ रहा है नहीं आ रहा है, एसटीडी में पढ़ाया था। यस सर। जो वेजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, सर्विक्स कैंसर कर रहा था, याद है या नहीं है? यस सर। ठीक है, चलिए नहीं डालिए। अगला लिख लिया यहां तक सब लोगों ने? Yes, sir. एंड डालिए डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैंसर। डिटेक्शन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो बेटा अलग अलग कैंसर को हम अलग अलग तरीके से ना देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला मेथड लिखिए, सबसे पहला मेथड लिखिए, पहले एक पॉइंट लिखिए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज लाइफ सेविंग, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज लाइफ सेविंग, बट इफ it spread to various parts and organs, but if it is spread to various parts and organs, comma, the treatment become ineffective, द ट्रीटमेंट बिकम इनइफेक्टिव। बात समझ में आई नहीं आई? अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एडवांस स्टेज में चला जाए, यानी किसी और ऑर्गन के अंदर कैंसर कर दे, तो उसको फिर हम ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इनइफेक्टिव होता है। अगला पॉइंट लिखिए, द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज यूजुअली डन बाई, द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज यूजुअली डन बाई, कौन कौन से मेथड से कैंसर को डिटेक्ट करते हैं? नंबर फर्स्ट लिखिए, जो आपने सुना भी होगा, लिखिए बायोप्सी, एंड इसी का बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू।
यानी कि सस्पेक्टेड टिश्यू क्यों कहा? अगर किसी डॉक्टर को लग रहा है कि इस टिश्यू के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कैंसर है, तो वो क्या करता है, उतने टिश्यू को या उतने पार्ट को बीपी नाइफ से कट कर देता है और उसको लैब में भेजता है चेक करने के लिए। फिर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अगर माइक्रोस्कोप में सेल्स के अंदर इरेगुलर ग्रोथ आ रही है, इसका मतलब कैंसर है, और अगर इरेगुलर ग्रोथ नहीं आ रही है तो कैंसर नहीं है। बात समझ में आई नहीं आई? यस बोलो। सर। तो लिखो, Yes, sir. तो लिखो इन दिस ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू in this a piece of suspected tissue is cut into thin section। आप लोगों ने स्लाइड बनाई है कभी? यस Yes, sir. तो आपने देखा पतली सी एक हम लेयर बनाते हैं, है ना? यस सर। हाँ, तो लिखिए कट इनटू थिन सेक्शन कॉमा स्टेन्ड, फिर हम उसको स्टेन करते हैं ताकि वो दिखाई दे। स्टेन्ड STAINED स्टेन्ड एंड एग्जामाइंड अंडर ए माइक्रोस्कोप and examine under a microscope by a pathologist for detection of cancerous cells, क्लियर है यहां तक सबको? बोलो। अच्छा, अगले टेस्ट का नाम लिखो, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। आप खुद सोचकर बताओ, आप बोन मैरो टेस्ट कब करोगे? जब किसी को ब्लड कैंसर होगा। अरे बोलो, ल्यूकीमिया। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जितनी भी ब्लड सेल्स बनती हैं लाइक RBC, WB प्लेटलेट्स, सभी बोन मैरो से बनती हैं। तो अगर वो इरेगुलरली ज्यादा बन रही हैं तो बोन मैरो का टेस्ट करोगे नहीं करोगे कि देखोगे कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कैंसर हो गया बोन मैरो में? तो लिखिए फॉर इंक्रीज सेल काउंट, किसके लिए होता है ये लिख दो, फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकीमिया, इन केस ऑफ ल्यूकीमिया, इन केस ऑफ ल्यूकीमिया। ठीक है, थर्ड नंबर पे लिखिए लिखो सीटी। सीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिखो कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म कोई बना सकता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यस। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये दोनों टेक्निक का हम यूज किसके लिए करते हैं? लिख दो आर, दोनों के लिए आर यूजफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर, आर यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। अगर बेटा किसी इंटरनल ऑर्गन के अंदर जैसे लीवर में, किडनी में अगर कैंसर है तब हम सीटी या एमआरआई कराते हैं। क्या कराते हैं? सीटी एंड एमआरआई। हाँ, तो लिख दो यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, चलिए हैंड डालिए टाइप्स ऑफ कैंसर। हैंड डाल दीजिए टाइप्स ऑफ कैंसर। सर। हाँ बेटा। सर, ये कैंसर के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब पता कैसे चलेगा अर्ली स्टेज पे कैंसर का? बेटा कैंसर का पता नहीं लगता है अर्ली स्टेज में, ठीक है ओके। ना? इसके कोई खास सिम्टम नहीं है जिससे इसको डिटेक्ट कर लिया जाए। बाद में एडवांस सिम्टम आने लगते हैं और हर कैंसर का एक अलग सिम्टम होते हैं, ठीक है ना? अगर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कैंसर है, मुंह से खून आएगा, बहुत सारी दिक्कत चीजें होती हैं, ठीक है ना? तो कैंसर के जो सिम्टम होते हैं जस्ट लाइक ए डिसीज होते हैं, लेकिन जब हम इनका डिटेक्शन करते हैं, जब हम इनका डायग्नोस करते हैं तब पता लगता है कि कैंसर है।
ओके सर। चलिए हैंड डालिए। टाइप्स ऑफ कैंसर, तो कौन कौन सा टाइप होता है? सबसे पहले लिखिए कार्सिनोमा, कार्सिनोमाज। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, जल्दी बताओ। कार्सिनोमा। और कार्सिनोमाज जो कैंसर होता है ये उन टिश्यूज में होता है जिन जो एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल से बने हैं। लिखिए आर मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू हैं उनके अंदर अगर कैंसर हो जाए तो उसे क्या कहोगे आप? कार्सिनोमा कैंसर। हाँ, तो लिखिए कार्सिनोमा आर मैलिग्नेंट ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के नीचे डार्क लाइन करना, एपिथेलियल टिश्यू दैट कवर और लाइन द बॉडी ऑर्गन्स, दैट कवर और लाइन द बॉडी ऑर्गन्स। तो बता बेटा, कवर और लाइन द बॉडी ऑर्गन्स कौन होता है? बताइए, बॉडी को कौन कवर कर रहा है? एपिथेलियल लाइनिंग। उसे क्या बोलते हैं? स्किन। तो स्किन कैंसर Yes. किस में आ जाएगा? कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा के टाइप कौन कौन से कैंसर हैं? लिखो स्किन कैंसर, स्किन कैंसर इसमें आता है कार्सिनोमा में। ठीक है, अगला लिखो ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी इसी में ही आएगा। अगला लिख दो लंग कैंसर, इसी में आएगा। ठीक है, स्टोमक कैंसर इसी के अंदर आएगा। पैनक्रियाज कैंसर इसी में आएगा। लीवर कैंसर इसी में आएगा। तो जितने भी कैंसर जो ऑर्गन्स के अंदर होते हैं सभी क्या कहलाते हैं? कार्सिनोमा। क्या कहलाते हैं? कार्सिनोमा। ये बात, तो ये बात लिख सकते हो, अबाउट 85% ऑफ ऑल ट्यूमर आर कार्सिनोमा। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर लगभग 85% जो कैंसर है वो क्या है? कार्सिनोमा। कौन से कैंसर है जल्दी बताओ। कार्सिनोमा। हाँ, सेकंड लिखें, सेकंड कैंसर का नाम लिखें सार्कोमास, सार्कोमास। सार्कोमास कैंसर कहां पर होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन मीजोडम से बना है तो उसके अंदर अगर कैंसर हो जाए तो हम बोलेंगे सार्कोमास। जैसे बोन, बोन मीजोडम से बनी है तो बोन ट्यूमर इसमें आता है। अरे बोलो, कार्टिलेज ट्यूमर इसके अंदर आता है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. तो लिखो Yes, आर sir. आर मैलिग्नेंट ग्रोथ, आर मैलिग्नेंट ग्रोथ, मैलिग्नेंट लिख दिया, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ये कैंसर। आर मैलिग्नेंट ग्रोथ arise in tissue, arise in tissues derived from primitive mesoderm। किससे ड्राइव हुआ है बेटा? प्रिमिटिव mesoderm। mesoderm के नीचे डार्क लाइन कर लें। जैसे कौन कौन से कैंसर आते हैं इसमें लिख दीजिए, बोन ट्यूमर, बोन ट्यूमर आ जाएगा इसके अंदर, और कार्टिलेज। बोन ट्यूमर लिख दो बस, केवल बोन ट्यूमर, बोन ट्यूमर लिख दो केवल, बोन ट्यूमर। थर्ड लिखिए लिम्फोमा, लिम्फोमास, ये इसको बोल लिम्फोमास एंड ल्यूकीमिया। लिम्फोमास और अगला लिख दीजिए ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमियाज के बारे में, पहले ल्यूकीमिया के बारे में लिख देते हैं। ल्यूकीमिया क्या है बेटा? बोलो, ल्यूकीमिया में किसका नंबर बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, जल्दी से बताएं। WBC का। यस, तो लिख दो, WBC का। तो लिख दो रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ, uncontrolled growth of leukocytes, ब्रैकेट में लिख दो WBC cells। ठीक है, लिम्फोमास क्या होता है बेटा? ये कौन सा कैंसर होता है? लिख दो कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। अगर लिम्फेटिक टिश्यू में कैंसर हो जाए
तो उसको बोलते हैं लिम्फोमास, लिम्फेटिक टिश्यू, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। अगर लिम्फेटिक टिश्यू में कैंसर हो जाए तो क्या बोलेंगे उसे? बोलो। लिम्फोमास। अगला लिखो, एडिनोमा। अगर किसी ग्लैंड के अंदर कैंसर हो जाए तो एडिनोमा बोलते हैं। लिख दीजिए, कैंसर ऑफ ग्लैंड्स। एडिनोमा कहाँ पर होता है? लिख दो, कैंसर ऑफ ग्लैंड्स। अगर किसी ग्लैंड्स के अंदर कैंसर हो जाए तो हम बोलेंगे एडिनोमा। अगला लिखो, मिलेनोमा। मिलेनोमा कहाँ पर होगा? मिलेनिन सेल्स के अंदर अगर कैंसर हो जाए, लिख दो, कैंसर ऑफ पिगमेंटेड सेल ऑफ स्किन, कैंसर ऑफ पिगमेंटेड सेल ऑफ स्किन। अगर स्किन के अंदर जो पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, अगर उनमें कैंसर हो जाए तो क्या बोलेंगे हम? बोलो। मेलानोमा। मिलन, हाँ, मेलानोमा। अगला लिखो, ग्लायोमा। लिख दो, कैंसर ऑफ ग्लायल सेल्स ऑफ सीएनएस। याद करो, मैंने ब्रेन के अंदर ग्लायल सेल्स बताई थी, माइक्रोग्लायल, मैक्रोग्लायल, है ना? तो अगर उनमें कैंसर हो जाए तो बोलते हैं ग्लायोमा। लिख दो, कैंसर ऑफ ग्लायल सेल्स ऑफ सीएनएस, कैंसर ऑफ ग्लायल सेल्स ऑफ सीएनएस। लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। चलिए हैंड डालिए। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो बेटा पहला ट्रीटमेंट क्या है? लिख दीजिए, सर्जरी। पहला ट्रीटमेंट क्या है? बोलो। सर्जरी। हाँ। सेकंड ट्रीटमेंट लिखो, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, ये इसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम बेटा? गामा गामा रेज जो होती हैं उनका रेडिएशन करते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो लिख दें, ट्यूमर सेल्स आर। सर गामा रेज से तो फिर कैंसर नहीं हो जाएगा? क्या चीज? नहीं बेटा, कंट्रोल्ड वे में डालते हैं ना ये, कंट्रोल्ड वे में। हाँ, तो लिखो, ट्यूमर सेल्स आर, वो अनकंट्रोल्ड था, यहाँ पे कंट्रोल्ड वे डालते हैं। ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएट। लिखो, ट्यूमर सेल्स आर, ट्यूमर सेल्स आर irradiated lethally by gamma radiation, taking proper care of normal tissue, proper care of normal tissues surrounding the tumor mass or neoplasm, ट्यूमर मास और न्यूप्लाज्म। लिख ले यहां तक? अरे बोलो, लिख लिया? यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, जिस किसी को थायराइड कैंसर हो जाता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? आयोडीन 131। तो यहाँ लिख दो, लिख दो, आयोडीन 131 आर यूज्ड फॉर थायराइड कैंसर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर। बताओ, थायराइड कैंसर, किसी को थायराइड कैंसर हो जाए तो हम कौन सा आइसोटॉप यूज करते हैं? I-131। आयोडीन 131। हाँ। सेकेंड, थर्ड ट्रीटमेंट का नाम लिखो, कीमोथेरेपी। इसको कीमोथेरेपी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसमें केमिकल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो कैंसर सेल को किल करने का काम करते हैं। लिखिए, सेवरल कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग। लिखो, सेवरल कीमोथेरेप्यूटिक drugs are used to kill cancerous cells
टू किल कैंसरस सेल्स, टू किल कैंसरस सेल्स। ठीक है, अब कौन कौन से एंटी कैंसरस ड्रग हैं लिखिए नीचे। एंटी कैंसरस ड्रग, कौन कौन से एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं? नंबर पहला लिखिए विनक्रिस्टिन, और सेकंड होती है विनब्लास्टिन। दो केमिकल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं कैंसर को खत्म करने में। कौन कौन से बेटा? बोलो। हाँ, और किसका ट्रीटमेंट करते हैं? इससे लिख दो, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, जो ब्लड कैंसर है उसके लिए यूज करते हैं। लिख दो, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया। और ये दोनों केमिकल्स ऑब्टेन किससे किए जाते हैं? लिख दो, ऑब्टेन फ्रॉम कैथरैंथस रोजियस। किससे ऑब्टेन करते हैं इसको? कौन से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? बोलो। कैथरैंथस रोजियस। हाँ, कैथरैंथस रोजियस। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब हम कीमोथेरेपी किसी की करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, उसके बाल उड़ जाते हैं। क्या उड़ जाते हैं? बाल उड़ जाते हैं, और एनीमिया हो जाता है, उसका आरबीसी कम हो जाते हैं। तो लिखो, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एटसेट्रा। कौन कौन से साइड इफेक्ट आ जाते हैं जल्दी बताओ? हेयर लॉस, एनीमिया एटसेट्रा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर जो कैंसर पेशेंट होते हैं वो गंजे हो जाते हैं क्योंकि उनको कीमोथेरेपी की वजह से। क्लियर? अगला लिखो, क्या चीज बेटा? बाल वापस नहीं आते क्योंकि उनके जो हेयर नोड्यूल्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो नहीं बाल वापस नहीं आते, इसलिए उन्हें बिग लगाना पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बॉलीवुड हीरोइन है ज्यादातर बिग लगाती हैं जिनको कैंसर हो चुका है। ठीक है, अगला लिखिए इम्यूनोथेरेपी। लास्ट ट्रीटमेंट है ये, जल्दी से लिख लीजिए, टाइम हो गया है आपका। इम्यूनोथेरेपी, तो इम्यूनोथेरेपी में हम बेटा किसका यूज करते हैं? लिख दो, यूज्ड, किसका यूज करते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन। यस, अल्फा इंटरफेरॉन। लिख दो, विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। विच एक्टिवेट their immune system and help in destroying the tumor, और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में, खत्म करने में हेल्प करते हैं। सर इसके साइड इफेक्ट नहीं है कुछ? इम्यूनोथेरेपी के नहीं होते, कीमोथेरेपी के होते हैं। ठीक है सर, मतलब हर कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी नहीं कर सकते? हर कैंसर के लिए नहीं बेटा, वो अलग अलग होता है कि कौन सी थेरेपी करनी है, कितनी करनी है। ये बहुत बड़ा एक वास्ट वो है, जब आप डॉक्टरी करोगे तब पढ़ोगे, है ना। यहाँ तो काम की बातें पढ़नी है बस, है ना। ठीक है, तो बताइए कैंसरस, आपको कैंसर समझ में आ गया अच्छी तरीके से सब लोगों को? यस सर। यस सर। अगले टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे एड्स, तो आप हैंड डाल दें एड्स।